आपने कई ऐसी कहानियां सुनी होंगी, कई मौकों पर ऐसी चीजें देखी होंगी, या हो सकता है कि कई बार खुद भी कुछ ऐसा महसूस किया हो जिसे जिंदगी की हकीकत से जोड़ना नामुमकिन सा लगता है। आप में से बहुत सारे लोगों ने मेहंदीपुर बालाजी के किस्से भी सुने होंगे, जहां इंसान का बर्ताव दूर से ही देखकर समझ आने लगता है कि वो चीज किसी दूसरी दुनिया की ही हो सकती है। और इससे पहले की कहानी बढ़े, आप सिर्फ ये 2 फोटोज देख लीजिए ताकि आप इस बात का एहसास लगा सको कि आप वीडियो को आगे तक देख पाएंगे या नहीं। आज हम आपको लेके चलेंगे एनालीज मिशेल की उस जर्नी पर जहां बेतहाशा दर्द, मानसिक रोग और श्रापित शक्तियां सब एक साथ टकराते हैं, जिसका अंजाम इतना खौफनाक होता है कि आपकी रूह कांप उठेगी। दुनिया में हजारों पैरानॉर्मल केसेस हुए, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो सबसे अलग, सबसे खौफनाक लगते हैं। एनालीज मिशेल का केस उनमें से एक है। एनालीज का बचपन बिल्कुल नॉर्मल था, जैसे हर एक आम बच्चे का होता है। वो अपने माँ बाप और सिबलिंग्स के साथ घर में रहती थी, लेकिन एनालीज दूसरे बच्चों के मुकाबले ज्यादा धार्मिक और डिसिप्लिन थी। वो रेगुलर चर्च जाया करती थी और भगवान में गहरा विश्वास रखती थी। एक मासूम और अच्छी लड़की जिसे सब लोग पसंद करते थे। लेकिन 16 साल की उम्र में पहला सीजर अटैक हुआ। उस दिन उसके परिवार के लिए सब कुछ समझना मुश्किल हो गया, और ये सिर्फ शुरुआत थी एक ऐसे सफर की जो धीरे धीरे सिर्फ डर और दर्द से भरने वाला था। जब एनालीज 17 साल की हुई तब उसकी मेंटल कंडीशन तेजी से बिगड़ने लगी। पहले से उसे मिर्गी के दौरे आते थे, लेकिन अब उसके दिमाग पर और ज्यादा असर पड़ने लगा। धीरे धीरे वो डिप्रेशन के अंधेरों में घुसने लगी। फिर भी अपनी फेथ और भगवान पर विश्वास को उसने कभी नहीं छोड़ा। एनालीज इतनी गहराई से प्रेयर करती थी कि एक दिन में 600 बार अपने घुटनों पर बैठ जाती। इतनी एक्सट्रीम डिवोशन के चलते उसके घुटनों की हड्डियां धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी। एनालीज के माँ बाप और घर वाले समझ नहीं पा रहे थे कि उसके साथ आखिर हो क्या रहा है। उनकी परेशानी हर दिन बढ़ रही थी। एनालीज बहुत अजीब अजीब बातें करने लगी थी। वो अकेली अपने कमरे में होती, लेकिन फिर भी कहती थी कि मैं जानती हूँ कि मैं अकेली हूँ, मगर फिर भी मुझे अपनी आंखों के सामने बहुत सारे लोग दिखते हैं। मुझे चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई देती हैं। वो अपनी माँ के सामने अजीब अजीब हरकतें करती, जैसे मकड़ियाँ खाना, और फिर खुद हंस पड़ती, जैसे उसे इस सब में कोई अजीब सुकून मिल रहा हो। ये सब देखकर एनालीज की माँ का दिल हिल गया। उसकी माँ ने पास के ही चर्च से अपने घर पर एक शख्स को बुलाया जिसे इस फील्ड का काफ़ी ज्ञान था, और उसे पता था कि ऐसे केसेस में क्या किया जा सकता है। जब वो शख्स एनालीज के घर आया और उसके बिल्कुल सामने खड़ा हुआ, एनालीज वहाँ एक अजीब क्रूग्ड स्माइल के साथ खड़ी थी। उसके चेहरे पर जो हंसी थी वो इतनी खौफनाक थी कि देखकर हर कोई थरथराने लगता। जैसे ही एनालीज ने उस शख्स को देखा, वो वहीं खड़ी अपने यूरिन पर कंट्रोल नहीं कर पाई। फिर भी उसके चेहरे पर जो हंसी थी वो एकदम क्रीपी और डरावनी थी। और इसके बाद वो नीचे झुकी और अपने ही यूरिन को चाटने लगी। सोचिए ज़रा, उस वक्त का मंजर कितना हॉरिफाइंग और मन को विचलित कर देने वाला होगा। वो शख्स जो चर्च से आया था हर चीज़ देखकर डर गया। उसे लगा कि ये मामला सिर्फ भूत प्रेत या शैतान का नहीं, ये उन सब से भी ज़्यादा खौफनाक है। फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद आखिरकार फैसला लिया गया कि और 2 प्रीस्ट्स को बुलाया जाएगा। अगले ही दिन फादर ओल्ट और फादर आर्नोल्ड को एनालीज के घर बुलाया गया। 24 सितंबर 1975 वो दिन था जब सब कुछ बदलने वाला था। घर के अंदर एक अजीब सा सन्नाटा था, जैसे हवा भी रुक गई हो। सब कुछ तैयार था, पहला एक्सोर्सिज्म होने वाला था, और वो जैसे ही शुरू हुआ चीज़ें बिल्कुल कंट्रोल से बाहर होने लगी। दोनों प्रीस्ट्स ने अपनी ज़िंदगी में कई एक्सोर्सिज्म देखे थे, लेकिन ये एक्सोर्सिज्म उनके लिए सबसे खतरनाक था। एक्सोर्सिज्म एक रिचुअल होता है जिसमें शैतानी शक्तियों के वश को दूर किया जाता है। बाद में जब वो एनालीज की माँ के पास गए तो उनके चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था। उन्होंने कहा कि उनकी बेटी के अंदर सच में कुछ है, और सिर्फ एक नहीं, कई अंधेरी ताकतें हैं। एनालीज ने भी अपनी अजीब थरथराती आवाज़ में इस बात को कहा, और फिर अचानक उसके चेहरे पर एक डरावनी हंसी फैल गई। उस हंसी के तुरंत बाद एनालीज की आवाज़ बदल गई, जो उसकी खुद की आवाज़ बिल्कुल नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे कई आवाज़ें एक साथ बोल रही हो। वो एक एक करके उन सब के नाम लेने लगी, जैसे अपने अंदर बसी उन अंधेरी ताकतों को दुनिया के सामने ला रही हो। उस बदली हुई आवाज़ में
एनालिस बोलने लगी और जो उसने कहा उसने सबके होश उड़ा दिए। उसके अंदर मौजूद ताकतें अपना परिचय देने लगी और उन डेमन्स के नाम थे केन, जो कि एडम और ईव का बेटा था, हिटलर, ल्यूसीफर, जिसे लोग सैटन भी कहते हैं, जूडस, जिसने जीसस को धोखा दिया था, नीरो, जो कि एक टाइम पर रोम का रूलर था, और वैलेंटाइन फ्लैशमैन, जो 16वीं सेंचुरी का एक प्रीस्ट था। इन सभी की आत्माएं एनालिस के अंदर बस चुकी थी, इसलिए वो हर बार अलग अलग आवाज़ों में बोलती थी। कभी जूडस की आवाज़ में तो कभी हिटलर, कभी ल्यूसीफर की आवाज़ में तो कभी जूडस। प्रीस्ट अब समझ चुके थे कि एनालिस को इस हालत से बाहर निकालना आसान नहीं होगा। एक नहीं बल्कि कई एक्सोर्सिज्म्स करने पड़ेंगे। कुछ सेशंस के बाद एनालिस बिल्कुल बदल चुकी थी, जैसे वो अब कोई लड़की या इंसान रही ही नहीं। उसका चेहरा, उसकी आंखें, उसका बिहेवियर, सब कुछ अलग हो चुका था। एनालिस अब सिर्फ एक बॉडी बची थी, जिसे कभी उसके अंदर बसी हिटलर की आत्मा कंट्रोल करती तो कभी जूडस की, और ऐसे ही टाइम टू टाइम हर आत्मा उसे कंट्रोल करती रहती थी। और अब एनालिस के चेहरे पर जरा सा भी गम नहीं रहा था, ना रिग्रेट ना दर्द, बस एक ठंडी शैतानी मुस्कुराहट। एनालिस के पेरेंट्स समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिर एनालिस के साथ हो क्या रहा है, और अब ये डिसाइड हो चुका था कि एनालिस को ठीक करने के लिए सिर्फ 2-4 एक्सोर्सिज्म से काम नहीं चलने वाला, बल्कि कईयों बार ये एक्सोर्सिज्म के सेशंस उस पर किए जाएंगे, और हर एक्सोर्सिज्म के साथ एनालिस वायलेंट और खूंखार होती जाती। एक बार जब फादर आर्नोल्ड और फादर ओल्ट उसके कमरे में गए तो उन्होंने देखा कि एनालिस एक कोने में सिमटी हुई रो रही थी, पर जैसे ही उसने प्रीस्ट्स को देखा वो उन पर झपट पड़ी और उसके बाद उसे बेड पर बांध दिया गया। एक्सोर्सिज्म शुरू हुआ। प्रेयर्स के साथ साथ उसकी चीखें गूंज उठी, जो कि कमरे की दीवारों से टकराकर वापस लौट रही थी। हर मंत्र, हर स्क्रीन एक जंग थी जिंदगी और मौत के बीच। लेकिन काम अभी पूरा नहीं हो रहा था। हर 10 दिन में एक्सोर्सिज्म रिपीट होना शुरू हो गया और हर बार लेवल और ज़्यादा एक्सट्रीम होता गया। कुछ सेशंस के बाद थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट दिखने लगी थी। एनालिस का हाल थोड़ा बेटर लगने लगा। लगता था कि अब वो शायद थोड़ी राहत पा रही है, लेकिन ये सुकून ज़्यादा देर तक नहीं टिक सका। एनालिस ने बताया कि उसके अंदर जो शैतान हैं वो उसे खाना लेने की परमिशन ही नहीं दे रहे। उसकी बॉडी को वो खाना नहीं देना चाहते। एनालिस एक ऐसा टॉर्चर झेल रही थी जिसे बर्दाश्त करना नामुमकिन था। इस सिचुएशन में कोई भी कुछ नहीं कर सकता था। सबको पता था कि एनालिस के अंदर कितने सारे शैतान हैं। धीरे धीरे लगभग 11 महीने बीत गए। 67 एक्सोर्सिज्म हुए और एनालिस एक 23 साल की लड़की जो सिर्फ 30 किलो की रह गई थी। अब उसकी स्किन और हड्डियों के बीच कोई भी मांस या मसल नहीं बची थी। उसमें बिल्कुल भी जान नहीं थी। चलने के लिए भी उसे किसी का सहारा लेना पड़ता था। हर दिन एनालिस के लिए एक नई जंग बन चुका था। एक ऐसी जंग जो दिख रही थी उसके मन और आत्मा के बीच, साइंस और भूत प्रेत के बीच। और फिर एक रात आई जब एनालिस बिल्कुल थक चुकी थी और उसने अपनी माँ को कहा कि अब वो बहुत थक गई है। अब उसे बहुत डर लग रहा है। उसे लगता है कि अब शायद उसे खुद को इन शैतानों के हवाले कर देना चाहिए। और ये सब कहने के बाद अगले ही दिन 1 जुलाई 1976 को एनालिस ने अपनी आंखें बंद की और अपने सांसों को थोड़ा आराम दिया। उस दिन एनालिस ने इस दुनिया से खुद को अलग कर लिया। ये एक ऐसा मोमेंट था जो नॉर्मल फैमिलीज के लिए सिर्फ दर्द लाता, लेकिन एनालिस के माँ बाप के चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, जैसे उनकी बेटी अब फाइनली इन रेगुलर टॉर्चर्स से मुक्ति पा चुकी हो। प्रीस्ट्स जब घर के अंदर आए तो उन्होंने भी एक ठंडी सी सांस ली। लेकिन यहाँ से सिचुएशन एक अलग ट्विस्ट लेती है। ये केस अब डॉक्टर्स के हाथ में आ गया। उनका कहना था कि पोजेशन का कोई सबूत नहीं था और अगर टाइम पर मेडिकल ट्रीटमेंट दिया होता तो एनालिस को बचाया जा सकता था। डॉक्टर्स ने इस केस को और गहराई से समझने का फैसला किया। उन्होंने एक स्पेशल कमेटी बनाई जिसमें साइकोलॉजिस्ट्स और मेडिकल एक्सपर्ट्स शामिल थे। ये लोग एनालिस मिशेल की ज़िंदगी के हर पहलू का पता लगाने लगे, बचपन से लेकर उसकी मौत तक। ये जांच कोशिश थी ये समझने की कि आखिर हुआ क्या।
जब डॉक्टर्स ने एनालिस के बिहेवियर का एनालिसिस किया और उसके आसपास के लोगों से बात की तो उन्हें असली वजह समझ आई, जिसके बाद डॉक्टर्स का कहना था कि एनालिस को स्किज़ोफ्रेनिया और कुछ और साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स थे। स्किज़ोफ्रेनिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपके दिमाग के अंदर अलग अलग पर्सनैलिटीज़ या कैरेक्टर्स उभर आते हैं। आप अलग अलग चेहरे देखने लगते हैं, अलग अलग आवाज़ें सुनते हैं और अपनी खुद की आवाज़ भी कभी कभी अलग तरीके से निकालते हैं। डॉक्टर्स का मानना था कि प्रीस्ट्स जो इस केस में इन्वॉल्व थे उन्होंने पूरी सिचुएशन को मैनिपुलेट किया और इसी वजह से एनालिस के माँ बाप और दोनों प्रीस्ट्स के खिलाफ लीगल केस शुरू हो गया। उस लीगल केस में जज ने डॉक्टर्स की रिपोर्ट्स को माना और एनालिस के माँ बाप और इन्वॉल्व अथॉरिटीज़ को गिल्टी डिक्लेयर किया गया, जिस वजह से उन्हें जेल भी जाना पड़ा। चाहे वजह कुछ भी रही हो, मगर जो दर्द एनालिस मिशेल ने अपने उन 4-5 सालों में झेला उसे सिर्फ सोच लेने से भी दिल बैठ जाता है। हो सकता है कि डॉक्टर्स की रिपोर्ट ही सही हो या हो सकता है कि प्रीस्ट सही हो, मगर असल हकीकत को समझ पाना बहुत कठिन है या शायद नामुमकिन, क्योंकि इस बात को तो आप भी मानेंगे कि जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं वहाँ ऐसी चीज़ें बहुत सी हैं जहाँ साइंस या तो सिर्फ अंदाज़ा लगा पाती है या फिर सिर्फ चुप्पी साध पाती है, क्योंकि हर चीज़ साइंस से ही प्रूव हो ये ज़रूरी तो नहीं। एनालिस मिशेल का केस इस दुनिया का एक ऐसा एग्जाम्पल है जहाँ हकीकत समझना मुश्किल हो जाता है, और अगर इस केस में साइंस और डॉक्टर्स ही सही थे तो ये केस हमें ये भी दिखाता है कि कभी कभी असली खौफ कोई भूत प्रेत नहीं बल्कि इंसानी इग्नोरेंस, मिसअंडरस्टैंडिंग और गलत फैसलों में होता है। आप क्या मानते हो, क्या एनालिस मिशेल में वाकई कोई भूत प्रेत का असर था या फिर वो सिर्फ अपनी बीमारी का शिकार थी?